14 घंटे लोकसभा में और 17 घंटे राज्यसभा में। पर सवाल ये है कि क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल एक लॉ है या एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। नमस्कार व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे लेटेस्ट और इंगेजिंग लीगल एस्पेक्ट्स और न्यूज। आज का टॉपिक है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, जो सिर्फ पार्लियामेंट के फ्लोर्स तक सीमित नहीं रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है, जो सेक्युलरिज्म, माइनॉरिटी राइट्स और कोलिशन पॉलिटिक्स के कोर तक भी जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये बिल सच में मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए बना है या नहीं, और क्या ये एक क्लेवर पॉलिटिकल मूव है। और भला वक्फ अमेंडमेंट बिल ने पार्लियामेंट में कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है, चलिए सब एक एक करके देखते हैं। पहले थोड़ा फ्लैशबैक। अगस्त 2024 में वक्फ बिल इंट्रोड्यूस हुआ और तब से लेकर अब तक इस पे राजनीतिक हंगामा चला हुआ है। बीजेपी के साथ साथ उसके नए नए साथी भी बोर्ड पर आ गए हैं, इंक्लूडिंग चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू। अब दोस्तों ये वही जेडीयू और टीडीपी है जो यूजुअली बीजेपी से अलग रुख रखा करती थी, स्पेशली ऑन मुस्लिम रिलेटेड लॉस, इंक्लूडिंग इश्यूज लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो सवाल ये उठता है कि अचानक क्या बदल गया। सोर्सेज बताते हैं कि बीजेपी ने काफी पहले से ही बिहाइंड द सीन्स ग्राउंड वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। सीनियर मिनिस्टर्स ने टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी और आरएलडी के नेताओं से बैठकें की, बिल का आउटलाइन समझाया और कहा कि इससे मुस्लिम वुमेन्स राइट्स और वक्फ प्रॉपर्टी का ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा। लेकिन सब कुछ इतना सिंपल नहीं था। जेडीयू और टीडीपी ने कई सीरियस पॉइंट्स उठाए थे और वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम इंक्लूजन पर जेडीयू ने डिमांड किया कि कोई भी प्रोविजन पीछे से लागू ना हो, वरना एग्जिस्टिंग मॉस्क और दरगाह पर सवाल उठ सकते थे। टीटीबी ने कहा लैंड स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट्स को कंसल्ट करो। उनका ये भी कहना था कि वक्फ डिस्प्यूट में कलेक्टर के ऊपर का ऑफिसर हो रिजोल्यूशन के लिए। इन सजेशंस को बहुत ही सीरियसली लिया गया था और फाइनल बिल में ये 14 अमेंडमेंट्स इंक्लूडेड थी। पर अपोजिशन कहती है ये तो सिर्फ ऑप्टिक्स थी, असली गेम तो कुछ और ही था। वाईएसआरसीपी ने बिल का काफी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन किया है, कहा है कि ये बिल आर्टिकल्स 13, 14, 25, 26 को वायलेट करता है। एआईएम, पीएलबी, जामियत उलमा ए हिंद और असाउद्दीन ओवैसी ने प्रोटेस्ट भी किया। काला आर्म बैंड, ब्लैक लॉ कहकर बिल की निंदा की गई है। और अब जो इस बिल के खिलाफ कुछ प्लीज सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है, तो ये मैटर काफी सेंसिटिव हो गया है। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी उठी है इस बात से वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं। एआईएमआईएम का आर्गुमेंट था तिरुपति टेम्पल बोर्ड में तो सिर्फ हिंदूज अलाउड है, तो वक्फ में क्यों नहीं। और यहाँ पर एक आयरनी भी है। तिरुपति टीडीडी ने कुछ दिन पहले नॉन हिंदू एम्प्लॉयज को हटा दिया और नायडू उसके सपोर्ट में खड़े मिले थे। लेकिन वक्फ बोर्ड में इंक्लूसिविटी, इज इट नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। इंटरेस्टिंगली राज्यसभा में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये बात भी उठाई कि जितनी प्रॉपर्टी वक्फ ओन करती है उससे कई ज्यादा हिंदू टेम्पल्स ओन करते हैं। बट प्लीज नोट कर लीजिए नड्डा जी, टोटल एरिया ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना respectively is 4,47,000 in Tamil Nadu, 4,65,000 in Andhra, 87,000 in Telangana, 723 acres with Tirumala Tirupati Devasthanam, and thus it comes to 10 lakh acres only in 4 states. And आप कहते हैं कि देखिए औकाफ में 8 लाख एकड़ है। अरे भैया, आपके हिंदू टेम्पल्स में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हो? वहां आप क्या कर रहे हो? बाकी स्टेट्स में देखो ना। अच्छा, और ये नहीं कि हर धर्म में सुधार नहीं होना चाहिए, उतार होना चाहिए, मैं आपके साथ सहमत हूं। हिंदू धर्म में भी सुधार लाना चाहिए, लाना चाहिए ना, हिंदू धर्म भी सुधार लाना चाहिए। अंडर हिंदू धर्म, एक मिनट हिंदू धर्म, मैंने आज तक किसी को टोका नहीं, मैं केवल छोटी सी बात रख रहा हूं आपके सामने। हिंदू धर्म में भी सुधार होना चाहिए। अब हिंदू धर्म के अंतर्गत अगर कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो तो वह अपने बेटों को दे सकता है, बेटी को नहीं दे सकता। कहता है मैं नहीं दूंगा अपनी बेटी को। इस्लाम में भी है कि भाई को ज्यादा मिलेगा और बेटी को। पर अब बात ऐसी है कि दोनों हाउसेस से ये बिल पास हो चुका है, लेकिन टीडीपी ने एक और अमेंडमेंट की बात की है। नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स के डिस्क्रिप्शन पर होना चाहिए। सोर्सेस के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम कम्युनिटी से मिडनाइट तक कंसल्टेशन की थी और अश्योरेंस दिया था कि वक्फ प्रॉपर्टीज की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। इवन ये बात भी सामने आई थी कि शायद पार्लियामेंट में द पार्टी टीडीपी विल यूनानिमसली डिमांड दैट रिप्रेजेंटेशन
of non-Muslims in the board be left to the discretion of the respective states. पर पार्लियामेंट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से ही चंद्रबाबू नायडू और ज्यादा हीट फेस कर रहे हैं। तो क्या ये बिल अभी भी इवॉल्व हो सकता है? शायद। लेकिन इस बिल ने एक बात क्लियर कर दी है, जिससे लोगों का मानना हो गया है कि एनडीए का न्यू इंडिया वर्जन कोalition के जरिए एक कंट्रोल्ड नैरेटिव बना रहा है और माइनॉरिटीज उनको या तो प्रोटेक्ट किया जा रहा है या पॉलिटिकली पैकेज किया जा रहा है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने क्या कहा है, चलिए सुन लेते हैं। This budget session has been very productive. It has already been announced by both Honorable Chairman and the Speaker, so I'm not going to repeat. The productivity of this session has been extremely very high. One important milestone we have achieved is yesterday in Rajya Sabha. We created the new record. The earlier record was in 1981 when the Parliament discussed on Essential Services Maintenance Act. So when the ESMA bill was discussed and passed and became an act, it took 15 hours and 51 minutes. And yesterday in Rajya Sabha, it broke the record by devoting 17 hours and 2 minutes of discussion. So this is 2 minutes. 17 hours and 2 minutes. So a record, a history has been created. And for any circumstances, this record. और वही अपोजिशन आरजेडी एमपी मनोज कुमार झा ने क्या कहा है, चलिए देखते हैं। उस पर मैं टिप्पणी क्या करूं, लेकिन ये एक ऐसा मौका था और मैंने सदन में भी कहा था अपने दल की ओर से, ऐतिहासिक मौका था। कौन कहां खड़ा है ये जानना था। ये बिल एक्चुअली है क्या, इसको समझने 1 मिनट। वो 1 मिनट में अगर बिल को मुझे समझाना हो, एक संस्था और संस्था का चरित्र जिसमें स्वायत्ता थी, उसको आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उपकरण से, औजार से नष्ट कर रहे हैं। मुसलमानों को एलिनेट करने की दिशा में और एक बहुत बड़ा कदम आपने लिया। कई दल जो आमतौर पर विपक्ष के साथ नहीं होते थे, इस पर हमारे साथ थे। लेकिन नीतीश जी के नियंत्रण में अगर चीजें, पार्टी, सरकार है और तब ये निर्णय हो रहे हैं, तो भगवान मालिक है। और अगर उनके नियंत्रण में नहीं है, तो भगवान को तो और भी मालिक बनना पड़ेगा। क्या लगता है मनोज सर, नीतीश कुमार खुद ये डिसीजन नहीं ले? मैंने कह दी अपनी बात, मेरी बात स्पष्ट है। अगर उनके निर्णय से ये सब पोजीशनिंग हुई है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो चिंता का विषय है। और अगर उनके निर्णय के बगैर हुआ है तो और भी बड़ी चिंता का विषय है। और इसलिए जो इस्तीफे हो रहे हैं, कोई भी किसी दल में वैचारिकी के रुझान के साथ रहता, वैचारिकी गुम, फिर काहे की राजनीति, काहे की समाज नीति। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।